नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम महात्मा गांधी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ को देखेंगे, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा खुद से लिखी गई ये बुक है। ये भाग एक में 7 सूचियों को आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 में पहले सूची को देखेंगे। जन्म और लालन पालन की बात करेंगे। देखते हैं क्या लिखे हैं गांधी जी। गांधी परिवार बनिया जात की हैं और मूल रूप से वे आढ़ती थे, लेकिन पिछली 3 पीढ़ियों से कई काठियावाड़ राज्यों में प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। उत्तम चंद गांधी उर्फ ओटा गांधी, जो मेरे दादाजी थे, निश्चित रूप से सिद्धांतवादी पुरुष रहे होंगे। राज्य में हो रही साजिशों ने उन्हें पोरबंदर, जहां पर वे दीवान थे, छोड़ने और जूनागढ़ में पनाह शरण लेने के लिए मजबूर किया गया होगा। जूनागढ़ के नवाब को उन्होंने बाएं हाथ से सलामी दी। वहां उपस्थित किसी व्यक्ति ने उनकी इस प्रत्यक्ष बदतमीजी पर उनका स्पष्टीकरण जानना चाहा, तो उसका जवाब उन्होंने इन शब्दों में दिया। दाहिना हाथ पहले से ही पोरबंदर को समर्पित हो चुका है। ओटा गांधी ने पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी बार विवाह किया। पहली पत्नी से उन्हें 4 और दूसरी पत्नी से 2 पुत्र हुए। मुझे नहीं लगता कि बचपन में मुझे इसका लेस मात्र भी भान नहीं हुआ कि ओटा गांधी के ये पुत्र एक माँ के नहीं थे। इन 6 भाइयों में पांचवें पुत्र करमचंद गांधी उर्फ काबा गांधी और छठे पुत्र तुलसीदास गांधी थे। ये दोनों पुत्र पोरबंदर में एक के बाद एक करके प्रधानमंत्री रहे। काबा गांधी मेरे पिताजी थे। वे राजस्थानी न्यायालय के सदस्य थे। यह पद अब मौजूद नहीं है, लेकिन उन दिनों यह एक अत्यंत प्रभावशाली संस्था थी, जो मुखियाओं और उनकी जाति के साथी के व्यक्तियों के विवादों को निपटाने का काम करती थी। कुछ समय के लिए वे राजकोट और उसके बाद वानकानेर के प्रधानमंत्री रहे। अपनी मृत्यु के समय वे राजकोट राज्य से पेंशन पा रहे थे। काबा गांधी ने अपनी हर पत्नी की मृत्यु के उपरांत एक के बाद एक 4 विवाह किए। पहले और दूसरे विवाह से उन्हें 2 कन्याएं प्राप्त हुई। उनकी अंतिम पत्नी पुतलीबाई से उन्हें 1 पुत्री और 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। मैं उन सब में सबसे छोटा था। मेरे पिता को अपनी जाति से बहुत प्रेम था। वे सत्यवादी, बहादुर और उदार प्रकृति के, लेकिन बहुत शीघ्र ही क्रोधित होने वाले स्वभाव के थे। एक निश्चित सीमा तक वे भोग विलास की तरफ आकर्षित हो गए होंगे। इसी वजह से उन्होंने चौथी बार तब विवाह किया जब उनकी उम्र 40 वर्ष की थी। लेकिन इसके साथ ही वे अपने परिवार के बीच ईमानदारी के लिए और इसके साथ बाहर भी अपनी कठोर निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। अपने राज्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जग जाहिर थी। एक सहायक राजनीतिक प्रतिनिधि ने राजकोट के उनके मुखिया ठाकुर साहब के प्रति अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने उठकर उसका प्रतिवाद किया। प्रतिनिधि बहुत क्रोधित हो गया और उसके काबा गांधी से माफ़ी मांगने के लिए कहा। उनके इनकार करने पर कुछ घंटों के लिए उन्हें कैद में रखा गया, लेकिन जब प्रतिनिधि ने देखा कि काबा गांधी टस से मस नहीं हुए, तब उसने उन्हें आज़ाद करने का आदेश दिया। मेरे पिताजी का धन संपदा एकत्रित करने का लेस मात्र भी लक्ष्य नहीं रहा था। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत थोड़ा ही छोड़ा था। अनुभव के अलावा उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें गुजराती माध्यम में 5वीं कक्षा तक शिक्षित कहा जा सकता है। इतिहास और भूगोल के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उनका व्यवहारिक मामलों में समृद्ध अनुभव उन्हें उच्च स्तर का बनाता था, जहां वे अत्यंत गहन प्रश्नों का सरलता से उत्तर बताते और सैकड़ों व्यक्तियों का कुशलता से संचालन कर रहे थे। धार्मिक प्रशिक्षण भी उनका नाम मात्र का था, लेकिन जिस प्रकार की धार्मिक संस्कृति जिसमें मंदिरों में अक्सर जाना और हिंदुओं को उपलब्ध विभिन्न धार्मिक प्रवचनों की उपलब्धता उन्हें मिली थी, जिसमें वे समृद्ध थे।
अपने जीवन के अंतिम दिनों में परिवार के एक मित्र के प्रोत्साहन पर उन्होंने गीता पढ़नी शुरू कर दी थी। प्रार्थना के समय वे इसके कुछ श्लोकों को प्रतिदिन जोर जोर से बार बार गाते थे। मेरी स्मृति मेरी माँ की याद उनके साधु स्वरूप की अद्भुत छाप के रूप में है। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वे बिना अपनी नियमित प्रार्थना के कुछ ग्रहण नहीं करती थी। वैष्णव मंदिर हवेली जाना उनके नियमित कार्यों में शामिल था। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने कभी अपना चतुर्मास नहीं छोड़ा। वे सबसे कठिन प्रण लेती और उन्हें बिना किसी परेशानी के पूरा करती। किसी भी प्रकार के बीमारी में भी वे इससे कोई ढील या समझौता नहीं करती थी। मुझे याद है एक बार माँ चंद्रयान वचन लेते समय वे बीमार पड़ गई थी, लेकिन व्रत के नियम पालन में उन्होंने कोई अनियमितता नहीं अपनाई। उनके लिए 2 या 3 उपवास लगातार रखना कुछ नया नहीं था। चतुर्मास के दिनों में वे केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करती थी। इससे भी वे संतुष्ट नहीं होती तो चतुर्मास में वे एक दिन छोड़कर उपवास रखती थी। एक बार एक चतुर्मास में उन्होंने बिना सूर्य दर्शन के भोजन न करने का प्रण लिया था। उन दिनों सूरज के दिखने की खबर अपनी माँ को बताने के लिए हम सब बच्चे खड़े होकर आकाश को निहारते रहते। यह बात सबको विदित है कि घनी वर्षा के मौसम में सूर्य अपना चेहरा अक्सर नहीं दिखाता है। मुझे उन दिनों की बात याद है जब अचानक इसके दिखने पर हम दौड़कर माँ को बताने जाते। वे भी दौड़कर सूर्य को अपनी आंखों से देखने आती, लेकिन तब तक भगोड़ा सूरज गायब हो जाता। इस कारण माँ भोजन से वंचित रह जाती। वे खुशी खुशी कहती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर नहीं चाहता था कि मैं आज भी भोजन करूं। और फिर वे वापस अपने कर्तव्यों को पूरा करने में व्यस्त हो जाती। माँ की व्यवहारिक बुद्धि बहुत गहन थी। उन्होंने राज्य के सभी विषयों का ज्ञान था और न्यायालय की सभी स्त्रियां उनकी बुद्धिमत्ता की कायल थीं। अक्सर मैं अपनी बालपन का लाभ उठाते हुए उनके साथ जाता रहता था और मुझे अभी तक याद है कि वे ठाकुर साहब की विधवा माँ के साथ बहुत जीवंत चर्चा में शामिल रहती। ऐसे माता पिता से मेरा जन्म पोरबंदर में, जिसे सुदामापुरी भी कहा जाता है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मैंने अपना बचपन पोरबंदर में गुजारा। मुझे याद है वहाँ मेरा स्कूल में दाखिला कराया गया था। बहुत मुश्किल से मैं पहाड़े याद कर पाता था। मुझे उन दिनों की ज़्यादा याद नहीं है, सिवा इसके कि अन्य लड़कों की संगत में मैंने अपने शिक्षकों को विभिन्न नामों से पुकारना सीख लिया था। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि मेरी बुद्धि मंद थी और मेरी स्मृति कच्ची थी। सूची दो में देखेंगे बाल्यावस्था। मेरी उम्र 7 वर्ष की थी। मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी जब मेरे पिताजी ने राजकोट के राजस्थानी न्यायालय का सदस्य बनने के लिए पोरबंदर छोड़ दिया। वहाँ प्राइमरी या प्राथमिक स्कूल में मेरी दाखिला करवाया गया और मैं भली भांति वहाँ के अध्यापकों का नाम और उनकी अन्य विशेषताओं को याद कर सकता हूँ। पोरबंदर की तरह यहाँ पर भी मेरी पढ़ाई कुछ विशिष्ट नहीं रही। मैं एक औसत दर्जा का छात्र ही हो सकता था। इस स्कूल के बाद मैं उपनगरी स्कूल गया और फिर हाई स्कूल में मैं 12 वर्ष का हो गया था। मुझे याद नहीं है कि कभी मैं झूठ बोला हो, चाहे वे मेरे अध्यापक रहे हों या मेरे सहपाठी। मैं बहुत शर्मीला प्रकृति का था और किसी भी प्रकार के साथ से बचता फिरता था। मेरी पुस्तकें और मेरे पाठ ही मेरे एकमात्र साथी हुआ करते थे। स्कूल में एकदम समय पर पहुंचना और जैसे ही स्कूल खत्म होता मैं सीधे घर की तरफ दौड़ जाता। यही मेरी दिनचर्या थी। मैं तुरंत वापस जाने के लिए भागता, क्योंकि मैं
किसी से बात करना सहज नहीं कर सकता था। मुझे यह भी डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरा मजाक न उड़ा दे। हाई स्कूल के प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान मेरे साथ घटी एक घटना बताने योग्य है। मिस्टर गाइल्स जो शिक्षा निरीक्षक थे, वे निरीक्षण करने आए। उन्होंने हम सबको 5 शब्द वर्तनी अभ्यास के दौरान पर दिए। उनमें से एक शब्द था केटल। मैंने उसे गलत तरीके से लिखा। अध्यापक ने मुझे गलती सही करने के लिए अपने जूते की नोक दिखाते हुए उकसाया, लेकिन वे मुझे प्रभावित नहीं कर पाए। यह मेरी समझ से बाहर था कि वे मुझे अपने पड़ोसी की स्लेट देखकर अपनी गलती सुधारने की ओर इशारा कर रहे थे। मुझे लगा कि अध्यापक यहाँ पर नकल न करने के लिए शिक्षण निरीक्षण कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि मुझे छोड़कर सभी छात्रों ने यह हर शब्द को सही तरीके से लिखा था। केवल मैं ही वहाँ एक महाबेवकूफ़ था। अध्यापक ने बाद में भी कोशिश की कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी करने से बचूं, लेकिन उन सब का नतीजा शून्य रहा। मैं नकल करने की कला को कभी भी सीख नहीं पाया। इस घटना के बाद भी मेरा आदर अपने अध्यापक के प्रति कम नहीं हुआ। बड़ों की गलतियों को अनदेखा करना मेरी आदत थी। बाद में मुझे अपने इस अध्यापक के अनेक कमियों के बारे में पता चला। इसके बावजूद भी मेरी श्रद्धा उनके प्रति कम नहीं हुई, क्योंकि मुझे बड़ों की आज्ञा का पालन करना सिखाया गया था, उनके कार्यों की छानबीन करना नहीं। इसी दौरान की 2 घटनाएं मेरी यादों से हमेशा जुड़ी रही। आमतौर पर नियमानुसार अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा किसी अन्य पाठन सामग्री को पढ़ने में मेरी रुचि नहीं थी। प्रतिदिन दिए गए अभ्यासों को करना ही था, क्योंकि मुझे अध्यापक द्वारा प्रताड़ित किया जाना उतना ही नापसंद था जितना उन्हें किसी प्रकार का धोखा देना। इस प्रकार मैं अपने पाठ का अभ्यास तो करता, मगर मेरा ध्यान उनको करने में नहीं रहता, इसलिए पाठ को सही ढंग से याद नहीं कर पाता था। तब भी उस पाठ को अधिक पढ़ने का कोई प्रश्न नहीं होता था। एक बार मेरे पिता द्वारा खरीदी गई एक पुस्तक पर मेरी नज़र पड़ी। यह थी श्रवण की प्रीत भक्ति। श्रवण का अपने माता पिता के प्रति भक्ति का पर एक नाटक। मैंने इसे अत्यंत रुचि के साथ पढ़ा। इसी दौरान चलते फिरते खेलने दिखाने वाला हमारे घर आया। मुझे दिखाई गई तस्वीरों में एक तस्वीर थी जिसमें श्रवण कंधे में झूले की तरह लटकाए गए पलड़ों में अपने माता पिता को उठाए हुए था। पुस्तक और तस्वीर ने मेरे मन में अमिट छाप छोड़ी। मैंने स्वयं से कहा, यह एक उदाहरण है जिसे तुम्हें अपनाना है। श्रवण की मृत्यु पर अपने माता पिता का करुण रुदन मेरे मन में अभी भी सजीव और ताज़ा है। उसकी अंदर तक पिघला देने वाले घुन ने मुझे बहुत विचलित किया। फिर मैंने उस धुन को अपने छोटे से बाजे पर बजाया जिसे मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा था। इसी तरह की नाटक से जुड़ी एक दूसरी घटना है। इसी दौरान मैंने अपने पिताजी से एक नाटक कंपनी द्वारा खेले जा रहे नाटक में जाने की अनुमति ली थी। यह नाटक था हरिश्चंद्र। इसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया था। मैं इसे देखते कभी थक नहीं सकता था, लेकिन मुझे इसे देखने की इजाज़त कितनी बार मिलती, यह मुझे झिझोड़ता रहा। और न जाने मैंने कितनी बार स्वयं को हरिश्चंद्र पात्र के रूप में अभिनीत किया। दिन रात मैं स्वयं से एक ही प्रश्न पूछता रहता, क्योंकि सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी होने का अनुभव नहीं करते। सत्य का अनुपालन में उन सब कटु अनुभवों से गुजरना जिससे हरिश्चंद्र गुजरे थे, ऐसा आदर्श स्वरूप मुझे प्रोत्साहित करता था। मैंने हरिश्चंद्र की कहानी पर यथार्थ की तरह विश्वास किया। इस विचार मात्र ही मुझे रुला देता था। मेरा साधारण ज्ञान मुझे बताता है कि हरिश्चंद्र इतिहास का हिस्सा नहीं थे। फिर भी दोनों चरित्र, हरिश्चंद्र और श्रवण, मेरे लिए वास्तविक चरित्र हैं, और यदि मैं इन नाटकों को फिर से पढ़ूं तो निश्चित रूप से वे मुझे अतीत की तरह ही विचलित करेंगे। सूची 3 बाल विवाह देखेंगे।
जितना भी मैं इस अध्याय को लिखना नहीं चाहूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे इस तरह के कई कड़वे मसौदों को निगलना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई अन्य चारा नहीं है। यदि मैं सत्य का पुजारी होने का दावा करता हूँ, तब मुझे यहाँ 13 वर्ष की उम्र में हुए विवाह के वर्णन का दुखद कर्तव्य निभाना है। जिस प्रकार मैं उसी उम्र में के किशोरों को अपनी छत छाया में देखता हूँ और फिर अपने विवाह के बारे में सोचता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर दया आती है और उन्हें मैं अपनी पीड़ा से बचने के लिए बधाई देता हूँ। मैं अपने विचलित कर देने वाले बाल विवाह के पक्ष में कोई आदर्श विचार नहीं देख पाता हूँ। पाठकों को यहाँ कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मेरा विवाह हुआ था, सगाई नहीं। कठिनाइयाँ में दो स्पष्ट रीतियाँ हैं, सगाई और विवाह। सगाई लड़के के माता पिता की तरफ से एक पूर्व वचन है और लड़की उनके पास विवाहोपरांत आएगी। इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। बालक की मृत्यु से कन्या विधवा नहीं मानी जाएगी। यह समझौता दोनों के माता पिता के बीच माना जाता है और बच्चों का इससे कोई मतलब नहीं होता। अक्सर उन्हें इसके बारे में बताया भी नहीं जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी 3 बार सगाई हुई थी, यद्यपि ये मेरे ज्ञान में नहीं थी। मुझे बताया गया कि 2 कन्याएं जिन्हें मेरे लिए चुना गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए मुझे लगता है मेरी 3 बार सगाई हुई। मुझे इसकी हल्की सी छवि याद है। यद्यपि मेरे तीसरी सगाई होने के समय मेरी उम्र 7 वर्ष की थी, लेकिन मुझे इसके बारे में बताया गया था या नहीं, यह मुझे याद नहीं है। इस अध्याय में मैं अपने विवाह के बारे में बता रहा हूँ, जिसे मैं बहुत स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ। यह याद रखना होगा कि हम 3 भाई थे। पहले का विवाह हो चुका था। घर के बड़ों ने मेरे दूसरे भाई में, जो मेरे से 2-3 वर्ष बड़ा था, एक चचेरा भाई जो मुझसे 1 वर्ष बड़ा था, और हम तीनों का विवाह एक साथ कराने का निर्णय लिया। यह सब करते हुए उन्हें हमारे कल्याण की कोई चिंता नहीं थी। हमारी इच्छा जानने की तो लेस मात्र भी नहीं। यहाँ प्रश्न केवल उनके अपनी सुविधा अनुसार और वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप था। हिंदुओं में विवाह कोई साधारण विषय नहीं है। दुल्हन और दूल्हे के माता पिता अक्सर इसमें अपने को बर्बाद कर देते हैं। वे अपनी दौलत, अपना समय व्यर्थ करते हैं। इसकी तैयारी में महीनों लग जाते हैं। वे वस्त्र और गहनों को बनाने और लोगों की दावत का इंतजाम करने में हर कोई इस व्यवस्था में संख्या और विभिन्न व्यंजनों की तैयारी में दूसरे पक्ष से ज़्यादा करने को उत्सुक रहता है। स्त्रियां चाहे उनके सुर हो या न हो, गा गा कर अपना गला रुंधा लेती हैं। यहाँ तक कि बीमार भी हो जाती हैं। यही नहीं, वे अपने पड़ोसियों का चैन भी हराम कर देती हैं। यह सब शोरगुल और हंगामा, धूल मिट्टी और दावत के बाद भी गंदगी को शांतिपूर्वक झेलते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक दिन समय आएगा जब वे भी इसी तरह का व्यवहार करते नजर आएंगे। हमारे बड़ों ने सोचा कि यह अच्छा रहेगा कि इन सब को एक बार में और एक ही समय में निपटा दिया जाए। कम खर्चा और ज़्यादा शानो शौकत के साथ उन्होंने धन को खुलकर खर्च किया जा सकता है, यदि उसे तीन बार की जगह एक बार ही किया जाए। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों वृद्ध थे और हम उस पीढ़ी के अंतिम बच्चे थे जिनकी विवाह होना अभी शेष था। इसी वजह से संभव है कि वे अपने जीवन का सबसे अच्छा और अंतिम समय उत्कृष्ट ढंग से मनाना चाहते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 3 विवाह एक साथ करने का निर्णय लिया गया, और जैसे मैंने पहले भी कहा है, इन सब की तैयारी में महीनों लगे। इन सब हो रही तैयारियों के द्वारा हमें आने वाली घटना के बारे में पता चला। मुझे नहीं लगता कि ये सब मेरे लिए अच्छे कपड़े पहनना, गहना बजाना, ढोल धमाके, शादी बारात, भव्य भोजन और एक अनजान लड़की ले खेलने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं था।
शारीरिक इच्छाएं बाद में जागृत हुई। मैं अपनी इस शर्म को पर्दे में रखना चाहता हूँ, सिवा उन कुछ विवरणों के अलावा जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ और बताने योग्य समझता हूँ। उन पर मैं बाद में उंगली ले आऊँगा, लेकिन उनका मेरे केंद्रीय विचार या लक्ष्य से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, जिन्हें मैंने अपनी इस कहानी लिखने में सबसे आगे रखा है। इस प्रकार मुझे और मेरे भाई को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। अंतिम ड्रामे से पूर्व वहाँ कुछ रोचक घटनाएं घटी। उदाहरण के तौर पर हल्दी लेप में हमारे शरीर को हल्दी से मलना, लेकिन यहाँ मुझे इन सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिता एक दीवान थे, फिर भी वे एक सेवक थे। यह और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ठाकुर साहब उन्हें बहुत मानते थे। वे अंतिम समय तक उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। जब वे इसके लिए राजी हुए तब उन्होंने मेरे पिताजी के लिए विशेष सवारी का इंतजाम किया, जिसकी वजह से उनकी मात्र 2 दिन पहले समाप्त हो गई। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। पोरबंदर राजकोट से 120 मील की दूर पर है। गाड़ी द्वारा 5 दिन की यात्रा। मेरे पिताजी ने वह दूरी 3 दिन में तय की, लेकिन कोचवान ने तीसरे चरण में गाड़ी उलट दी और उन्हें कई जगह चोट लगी। वे पट्टियों से लिपटे हुए घर पहुँचे। आने वाले समारोह में उनका और हमारा उत्साह और ऊंची काफ़ी कुछ खत्म हो गई थी, लेकिन रीति रिवाजी और रस्मों को पूरा करना था, क्योंकि विवाह की तिथि कैसे बदली जा सकती थी। अपने पिताजी की चोट को भूलकर मेरा बालपन विवाह के उत्सव में शामिल हो गया। मैं अपने माता पिता के प्रति समर्पित था, लेकिन मैं अपने हाड़ मांस के जुनून के प्रति भी उतना ही समर्पित था जिसका शरीर गुलाम था। मुझे अभी यह सीखना बाकी था कि अपने माता पिता पर पूर्ण समर्पण के लिए मुझे अपनी खुशी और सुख को कम करना चाहिए। और जैसे ही मुझे मेरे सुख की इच्छा के लिए सबक और सजा देने के लिए एक घटना घटी जो अभी से मेरे मन को उद्वेलित करती रही, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जो सभी से मेरे मन को उद्वेलित करती रही, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। निशाकुलांद का एक गाना है, वस्तुओं का त्याग बिना इच्छा के क्षणिक होता है, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों न करें। जब भी मैं इस गाने को गाता या किसी को गाते सुनता हूँ, तब वह कड़वी घटना मेरी स्मृति में वापस आ जाती है और मैं शर्म से मर जाता हूँ। अपने चोट के बावजूद मेरे पिताजी ने बहुत साहस से काम लिया और विवाह समारोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तब आज भी मेरे दिमाग के सामने वह स्थान जहाँ बैठकर उन्होंने विवाह के रीति रिवाज के विभिन्न तैयारियां पर नज़र रखी, वह सजीव हो उठता है। उस समय मैंने अपने में भी नहीं सोचा था। उस समय मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन बाल्यावस्था में मेरा विवाह कर देने के लिए मैं उनकी इतना आलोचना करूँगा। उस दिन मुझे सब कुछ सामान्य, सही और अच्छा लगा था। मैं भी विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक था और उस दिन के सभी क्रियाकलापों में मुझे कुछ भी अनुचित नहीं लगा था। उस दिन की सभी चीज़ें मेरी स्मृति में जीवंत हैं, यहाँ तक कि आज की स्वयं को सजीव रूप में देख सकता हूँ कि कैसे हम विवाह मंच पर बैठे थे, कैसे हमने सप्तपदी का पालन किया था, कैसे हमने नवविवाहित पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के मुंह में कसार रखा था और कैसे हमने एक साथ रहना शुरू किया। और ओह, वह पहली रात
2 मासूम बच्चों ने स्वयं को जीवन के समुद्र में धकेल दिया था। मेरे भाई की पत्नी ने मुझे पहली रात्रि को मेरे व्यवहार पर प्रशिक्षण दिया था। मुझे पता नहीं किसने मेरी पत्नी को प्रशिक्षण किया था। मैंने इस बारे में उससे कभी कुछ नहीं पूछा और न ही में ऐसा करने का अब भी विचार है। पाठक निश्चित रूप से जानते होंगे कि हम एक दूसरे का सामना करते समय बहुत नर्वस थे। निश्चित रूप से हम दोनों बहुत शर्म से भरे हुए थे। मैं उससे कैसे बात करूंगा और उससे क्या कहूँगा। प्रशिक्षण नाकामयाब रहा, लेकिन ऐसे मामलों में प्रशिक्षण की वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं होती है। पूर्व जन्म की छाप इतनी शक्तिशाली होती है कि किसी प्रकार का प्रशिक्षण उथला ही लगता है। हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे और एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे थे। हम एक ही उम्र के थे, लेकिन मुझे एक पति का अधिकार जानने से ज़्यादा समय नहीं लगा। सूची नंबर 4, पति की भूमिका। मेरी शादी के दौरान छोटे पर्चे जिसका दाम 1 पैसा या 1 पाई होता था, मुझे याद नहीं कितना, सबको दिए जाते थे, जिसमें वैवाहिक प्रेम, बचत, बाल विवाह और अन्य विषयों के बारे में लिखा रहता था। जब कभी भी मुझे यह दिखते मैं उसके हर पन्ने को देखता। यह मेरी आदत में शुमार था कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती वह मुझे याद नहीं रहती थी और अपनी पसंद वाली चीज़ को मैं याद भी रखता था और उसे वास्तव में रखता भी था। पत्नी के प्रति जीवन पर्याप्त निष्ठावान रहना इन पर्चों में लिखा रहता था, जो कि पति के कर्तव्यों में शामिल था। यह सब मेरे दिल में स्थायी रूप से छप गए थे। यही नहीं, मेरे अंदर सत्य के प्रति जुनून बसा हुआ था और इसके प्रति किसी भी प्रकार का नकलीपन का कोई प्रश्न ही नहीं था। और उस कम उम्र में तो मेरी उसके प्रति बेईमानी असंभव थी। लेकिन निष्ठावान पाठ का एक प्रतिकूल प्रभाव भी था। यदि मैंने अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, तब उसे भी मेरे प्रति निष्ठावान रहने का वचन देना होगा। मैंने मन ही मन स्वयं से कहा। इस विचार ने मुझे एक ईर्ष्यालु प्रति बना दिया। उसके कर्तव्य को आसानी से मैंने अपने अधिकारों में बदलकर उससे निष्ठा प्राप्त कर ली। मेरे पास उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन ईर्ष्या किसी कारण का इंतजार नहीं करती है। मैं हमेशा उसके आने जाने पर नज़र रखता। इस प्रकार वह मेरी आज्ञा के बिना कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकती थी। इसने हम दोनों के बीच कड़वी लड़ाइयों का बीज बोया। इस प्रकार की रोक टोक एक प्रकार की कैद थी और कस्तूरबाई ऐसी लड़ाइयों में नहीं थी जिसे आसानी से दबाया जा सके। उसने जहाँ उसका मन हुआ बेरोक टोक जाना जारी रखा। जितनी ज़्यादा पाबंदी मैं उस पर लगाता, उतनी ही ज़्यादा वह आज़ादी से घूमती और इससे मैं उससे ज़्यादा ही उलझता रहा। इस प्रकार एक दूसरे से बातचीत न करना, हम जो कि विवाहित बच्चे थे, एक दिन प्रतिदिन का नियम बन गया। मेरा विचार यह है कि मेरी रोक टोक से बेफिक्र होकर घूमना यह कस्तूरबाई की मासूमियत थी। कैसे यह निश्चल लड़की मंदिर या दोस्तों के पास जाने में किसी प्रकार के रोक टोक को स्वीकार करती। यदि उसे रोकने का नियंत्रित करने का अधिकार मुझे था, तो उसके पास यही अधिकार क्यों नहीं। आज मेरे सामने यह सब स्पष्ट है, लेकिन उस समय मुझे एक पति के रूप में अच्छी तरह से अधिकार जमाना था। फिर भी पाठकगण यह न सोचे कि हमारा विचार एक निरंतर कड़वाहट से ही भरा था। मेरी इस अंकुश का आधार मेरा उसके प्रति मेरा प्रेम था। मैं अपनी पत्नी को एक आदर्श पत्नी बनाना चाहता था। मेरा ध्येय था कि वह एक शुद्ध जीवन जिए, वह सब सीखे जो मैं सीख रहा था और अपने जीवन और विचार को मेरे साथ मिलकर चले। मुझे
पता नहीं कि कस्तूरबा बाई किसी ऐसे प्रकार की आकांक्षा रखती थी। वह अशिक्षित थी स्वभाव से, वह सरल, आज़ाद, दृढ़ व्यक्ति की और कम से कम मेरे साथ अल्पभाषी थी। वह अपने आज्ञान के लिए बेचैन नहीं थी और जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है कि वह कभी एक ही तरह के रोमांच के लिए कभी आतुर नहीं रहती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा पूरा लक्ष्य एक तरफा था। मेरा जुनून केवल एक स्त्री पर केंद्रित था और मैं चाहता था वह भी उसे दोहराए। लेकिन यदि वहाँ से समान जवाब नहीं भी था तब यह सब निरंतर होने वाले कष्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि यहाँ कम से कम एक तरफ से सक्रिय प्रेम था। मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि मैं उसे बहुत अधिक चाहता था, यहाँ तक कि स्कूल में भी मैं उसके बारे में सोचता रहता और रात का होना और फिर हमारा मिलना, यही सोच मेरे विचारों में छाई रहती। उससे अलग होने का विचार ही मुझे सहन नहीं था। मैं अपनी इधर उधर की बातों में उलझाए उसे देर रात तक जगाए रहता। यदि मेरे अंदर उसके प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति गहरी आस्था नहीं होती, तब या तो मैं किसी बीमारी का शिकार बन गया होता, या अकाल मृत्यु को प्राप्त करता, या अपने अस्तित्व के भारी बोझ तले दब जाता। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कस्तूरबा बाई अशिक्षित थी। मैं उसे पढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन मेरा उसके प्रति कामुक प्रेम उसके लिए कोई समय नहीं छोड़ता था। एक कारण यह भी था कि उसकी इच्छा के विरुद्ध मैं उसको पढ़ाता था। वह भी काफ़ी देर रात्रि के समय। मैं अपने से बड़ों के सामने उससे मिलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बोलना तो दूर की बात थी। काठियावाड़ में एक व्यर्थ और क्रूर प्रथा पर्दे में रहने की तब भी थी और कुछ सीमा तक आज भी है। इस प्रकार उस समय की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। इसीलिए मुझे यह स्वीकार करना होगा कि युवावस्था में कस्तूरबा बाई को शिक्षित करने के हमारे सभी प्रयास असफल रहे। जब मैं अपनी कामुकता की निंद्रा से जागा तब तक मैं सामाजिक जीवन में कूद चुका था, जिससे मेरे पास खाली समय नहीं रहता था। मैं उसे निजी शिक्षकों के द्वारा भी शिक्षित करने में असफल रहा, जिस कारण कस्तूरबा बहुत मुश्किल से सरल शब्दों को लिख पाती और वह केवल साधारण गुजराती समझती हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा उसके प्रति प्रेम पूर्ण रूप से कामुकतापूर्ण था। उसे एक निश्चित शिक्षित स्त्री होना चाहिए था, क्योंकि मैं उसकी शिक्षा के प्रति अरुचि को समाप्त कर उसको उस पर विजय प्राप्त करवा सकता था। मैं जानता हूँ कि विशुद्ध प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने इस परिस्थिति का वर्णन किया है जिसने मुझे कामुक प्रेम के खतरों से कामोबेश बचाया था। यह एक अन्य घटना भी ध्यान देने योग्य है। कई उदाहरण ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि अंत में ईश्वर उसे बचा लेता है, जिसका प्रयोजन विशुद्ध होता है। बाल विवाह जैसी क्रूर प्रथा के साथ ही हिंदू समाज में एक रीति भी है जो कुछ हद तक पहले की कुरीतियों को समाप्त करती है। अभिभावक युवा युगल को काफ़ी समय तक साथ रहने की इजाज़त नहीं देते। बालिका वधू अपना आधे से ज़्यादा समय अपने माता पिता के साथ व्यतीत करती हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। हमने कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे विवाह के पहले 5 वर्ष का विवाहित जीवन 13 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र तक की अवधि में हम 3 वर्ष से ज़्यादा समय तक साथ नहीं रहे। हमने शायद ही 6 महीने से ज़्यादा समय साथ में बिताया हो। कभी भी उसके माता पिता के यहाँ से उसके लिए बुलावा आ जाता था। इस तरह से बुलावे एकदम भी स्वागत योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने हम दोनों को बचा लिया। 18 वर्ष की उम्र में मैं इंग्लैंड चला गया। इसका अर्थ एक लंबा और स्वस्थ
अलगाव। यहाँ तक कि इंग्लैंड में वापस आने के बाद भी हम शायद ही 6 महीने से ज़्यादा समय साथ रहे हों, क्योंकि मैं राजकोट और बम्बई के बीच आता जाता रहता था। फिर दक्षिण अफ्रीका से मेरे लिए बुलाया आया, जिसने मेरी कामुक भूख को काफ़ी कुछ मुक्त कर दिया था। सूची 5, हाई स्कूल में। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब मेरा विवाह हो चुका था। हम 3 भाई भी एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। सबसे बड़ा भाई काफ़ी ऊंची कक्षा में था और वह भाई जिसका विवाह मेरे साथ ही हुआ था वह मेरे से एक कक्षा आगे था। वहाँ के विवाह के कारण हम दोनों का एक वर्ष बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो यह और भी खराब रहा, क्योंकि इसके बाद उसने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी थी। ईश्वर को ही इसका अंदाज़ा होगा कि मेरे भाई जैसे कितने युवक इसी प्रकार की परिस्थितियों से गुजरे होंगे। यह केवल हमारा हिंदू समाज ही है जहाँ अभी भी विवाह और पढ़ाई साथ साथ चलते हैं। मेरी पढ़ाई जारी रही और स्कूल में एक बेवकूफ़ की तरह नहीं माना जाता था। मैंने हमेशा अपने अध्यापकों के स्नेह का आनंद लिया। हर वर्ष अभिभावकों को हमेशा उनकी उन्नति और चरित्र के बारे में प्रमाण पत्र भेजा जाता था। मुझे अभी भी खराब प्रमाण पत्र नहीं मिला। कभी भी खराब प्रमाण पत्र नहीं मिला। वास्तव में द्वितीय श्रेणी में पास होने पर मुझे इनाम भी मिले। 5वीं और 6वीं कक्षा में मुझे क्रमवार 4 और 10 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिले। इसके लिए मुझे अपनी काबिलियत से ज़्यादा श्रेय अपनी किस्मत को देना होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप सब छात्रों के लिए नहीं खुली थी, लेकिन केवल वह काठियावाड़ के सौराष्ट्र से आने वाले सर्वोच्च छात्र के लिए आरक्षित था। और उन दिनों सौराष्ट्र से आने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं होती थी। जहाँ तक मेरी याददाश्त बताती है कि मैं स्वयं अपनी योग्यता के प्रति उच्च विचार नहीं रखता था। जब कभी भी मुझे पुरस्कार का स्कॉलरशिप मिलती तब मुझे काफ़ी आश्चर्य होता था, लेकिन मैं अपने चरित्र के प्रति बहुत सतर्क रहता था। मेरे बारे में थोड़ा सा भी खराब बोलने जाने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। योग्यता प्राप्त करने पर भी यदि मेरी योग्यता शिक्षक को एक फटकार की तरह प्रतीत होती तो यह मुझे बहुत असहनीय प्रतीत होता। मुझे याद है एक बार मुझे शारीरिक दंड मिला। मुझे इस दंड का इतना अफसोस नहीं हुआ। इसके विपरीत वास्तव में मैंने इसे एक मिष्ठान की तरह माना। मैं बहुत रोया। या घटना तब की है जब मैं दूसरे या तीसरे कक्षा में था। इसी तरह की एक दूसरी घटना घटी जब मैं 7वीं कक्षा में था और उस समय दोरा बजी एडुलर्जी जिमी हेडमास्टर थे। वे लड़कों के बीच बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि वे बहुत अनुशासन प्रिय, एक तरीके से चलने वाले और अच्छे शिक्षक थे। उच्च कक्षा के छात्रों के लिए उन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को अनिवार्य बनाया हुआ था। मैंने दोनों खेलों को संपर्क नहीं रखता था। अनिवार्य करने से पहले मैंने कभी किसी अभ्यास क्रिकेट या फुटबॉल में भाग नहीं लिया था। इस अकेलेपन की वजह से मेरा शर्माने वाला स्वभाव था, जिसे मैं अब समझता हूँ कि गलत था। उस समय मुझे यह गलतफहमी थी कि जिम्नास्टिक का शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। आज मैं जानता हूँ कि शारीरिक प्रशिक्षण को भी शिक्षा में वही जगह मिलनी चाहिए जो मानसिक प्रशिक्षण को मिलती है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मुझे व्यायाम करने में कोई परहेज नहीं था। इसकी वजह यह थी कि मैं पुस्तकों में दूर दूर तक खुली हवा में टहलने के फायदों के बारे में पढ़ा था और मुझे यह सलाह अच्छी लगी थी। मैंने टहलने की आदत को अपना लिया था, जो आज भी कायम है। इस तरह दूर दूर तक चलने की आदत की वजह से मेरा शरीर काफ़ी मजबूत है। मेरी जिम्नास्टिक को पसंद न करने की वजह अपने पिता की सेवा करने की इच्छा थी। जैसे ही मेरा स्कूल बंद होता मैं तुरंत अपने पिताजी की सेवा में जुट जाने के लिए घर की ओर निकल जाता। मेरी सेवा करने के रास्ते में अनिवार्य शारीरिक अभ्यास आड़े आता। मैंने मिस्टर जिमी को जिम्नास्टिक के लिए अवकाश देने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी।
एक दिन शनिवार के दिन जब मेरा स्कूल प्रातःकाल का था, मुझे दिन में 4 बजे जिम्नास्टिक के लिए घर से स्कूल के लिए निकलना होता था। मेरे पास घड़ी नहीं थी और बादलों ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही सब छात्र जा चुके थे। अगले दिन मिस्टर जिमी ने जब हाजिरी के रजिस्टर को देखा तब मेरे नाम के आगे अनुपस्थिति लगी हुई थी। जब उन्होंने मेरा अनुपस्थिति होने का कारण पूछा तब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया और दंडस्वरूप 1 या 2 आना जुर्माना लगाया। मुझे याद नहीं जुर्माना कितना लगाया गया था। मुझे झूठ बोलने का दंड दिया गया। इसने मुझे बहुत दुखी किया। कैसे मैं स्वयं को निर्दोष साबित करूं? कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं गहरी पीड़ा में रोया। मैंने यह देखा कि एक सच्चे मनुष्य को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह स्कूल में मेरी पहली और आखिरी लापरवाही घटना थी। मुझे हल्का सा याद है कि आखिर में मैं उस दंड राशि को माफ़ करवाने में सफल रहा था। अभ्यास से मुझे मुक्ति मिल गई थी क्योंकि मेरे पिताजी ने स्वयं हेडमास्टर को चिट्ठी लिखी कि मैं स्कूल के बाद सीधे घर में रहूं। यद्यपि मैं शारीरिक अभ्यास पर ध्यान न देने पर भी उतना बुरा नहीं था, लेकिन एक दूसरी गलती का खामियाजा आज तक भुगत रहा हूँ। मुझे पता नहीं कब मेरे मन में यह विचार उपजा कि अच्छी हस्तलिपि शिक्षा का अभिन्न हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे मन में यह भाव इंग्लैंड जाने तक बना रहा, विशेषकर जब तक मैं दक्षिण अफ्रीका नहीं गया। वहाँ मैंने वकीलों और युवा पुरुषों को देखा जिनका जन्म और शिक्षा दक्षिण अफ्रीका में हुई। उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। मुझे स्वयं पर बहुत शर्म आई और मैं अपनी गलती पर बहुत पछताया। बाद में मैंने अपनी लिपि सुधारने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी युवावस्था की भूल को कभी भी सुधार नहीं सकता था। सभी युवा पुरुषों और स्त्रियों को मेरे उदाहरण से सबक लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि अच्छी लिखावट शिक्षा का एक जरूरी अंग है। मैं अब सोचता हूँ कि बच्चों को सबसे पहले लिखना सिखाने के बजाय चित्र बनाने की कला सिखानी चाहिए। बच्चों को स्वयं अक्षरों को देखकर लिखना सीखने देना चाहिए, जैसे कि वह अन्य अलग अलग वस्तुओं को देखकर सीखता है, जैसे फूल, पक्षी और आदि। और जब वह उनके चित्र बनाना सीख जाए तब उसके बाद ही उसे लिखना सिखाना चाहिए। तभी वह हाथ से सुंदर ढंग से बनाए अक्षरों को लिखेगा। मेरे स्कूल के दिनों की 2 और यादें बताने योग्य हैं। विवाह के कारण मेरा 1 वर्ष बर्बाद हो गया था और अध्यापक चाहते थे कि इसकी भरपाई में एक कक्षा को छोड़कर करूं। एक ऐसा विशेषाधिकार जो आमतौर पर एक मेहनती लड़के को दिया जाता है। इसीलिए तीसरी कक्षा में मैं केवल 6 महीने ही रहा। फिर परीक्षा के बाद मेरा प्रमोशन चौथी कक्षा में हो गया। इसके पश्चात गर्मियों का अवकाश शुरू हुआ। चौथी कक्षा से ज़्यादातर विषयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया, जिससे मेरी परेशानियां और बढ़ गई। मैंने स्वयं को गहरे समुद्र में पाया। ज्यामिति एक नया विषय था जिसमें मैं पारंगत नहीं था और शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम ने उसे मेरे लिए और मुश्किल बना दिया था। शिक्षक विषयों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे, लेकिन मैं अक्सर उन्हें समझ नहीं पाता था। कई बार मेरा दिल टूट जाता और मैं वापस तीसरी कक्षा में जाने की सोचने लगता। मुझे एहसास होता कि 2 वर्ष के पाठ्यक्रम को 1 वर्ष में पूरा करना काफ़ी महत्वाकांक्षी था, लेकिन ऐसा करने से न केवल मेरी साख खराब होती बल्कि शिक्षक की भी बदनामी होती, जिससे मेरे स्वभाव की वजह से मेरी प्रोन्नति की सिफारिश की थी। इसीलिए इस दोहरी बदनामी के डर ने मुझे अपने स्थान पर बनाए रखा। फिर जब बहुत कोशिश करने के बाद मैं यूक्लिड के 13वें प्रस्ताव पर पहुंचा, तब अचानक मेरी समझ में आया कि विषय कितना सरल था। एक विषय जिसको हल करने के लिए एक विशुद्ध और सरल वैचारिक शक्ति का उपयोग होना था, वह कठिन नहीं हो सकता था। इसके बाद से ज्यामिति मेरे लिए हमेशा सरल और रुचिकर रहा। संस्कृति और ज़्यादा कठिन सब
सबक रहा। ज्यामिति में याद करने योग्य कुछ भी नहीं था। इसके विपरीत संस्कृत में सब कुछ कंठस्थ करना था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू हुआ था। जैसे ही छठी कक्षा में पहुंचा वैसे ही मैं बहुत दुखी हो गया। शिक्षक बहुत कठोर अनुशासन वाले थे और मुझे यह भी पता चला कि वे लड़कों को संस्कृत सिखाने के लिए अति उत्सुक थे। संस्कृत और फारसी के शिक्षकों के बीच एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता रहती थी। फारसी के शिक्षक उदार प्रकृति के थे। लड़के अक्सर आपस में बातें करते थे कि फारसी पढ़ने में बहुत आसान विषय है और फारसी शिक्षक बहुत अच्छे और लड़कों का ध्यान रखते हैं। इसके इस आसान विषय ने मुझे प्रेरित किया और एक दिन मैं फारसी कक्षा में बैठने गया। संस्कृत अध्यापक बहुत दुखी हुए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम एक वैष्णव पिता की संतान हो? क्या तुम अपने धर्म की भाषा को नहीं सीखोगे? यदि तुम्हें कोई समस्या है तो मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं तुम सब छात्रों को अपनी भरपूर क्षमता के साथ संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे जैसे तुम इसमें आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें इसमें गहन रुचि की कोई चीज़ मिलेगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आओ फिर से संस्कृत कक्षा में बैठो। उनके इन दया भरे शब्दों ने मुझे शर्मसार कर दिया। मैं अपने अध्यापक के प्रेम को नकार नहीं सकता था। आज मैं कृष्ण शंकर पांडे के प्रति कुछ नहीं बल्कि केवल कृतज्ञता का भाव ही रख सकता हूँ, क्योंकि यदि मैंने उस समय संस्कृत नहीं सीखी होती तो मैं किसी भी पवित्र धार्मिक पुस्तकों में दिलचस्पी नहीं रख सकता था। वास्तव में मुझे इसका गहरा अफसोस है कि मैं इस भाषा में दक्षता नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि मैंने यह अनुभव किया है कि हर हिंदू लड़के और लड़कियों को संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यह मेरी अपनी राय है कि सभी भारतीय उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अलावा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं के लिए स्थान होना चाहिए। इस लंबी सूची से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारी शिक्षा प्रणाली और नियमित होती तब लड़कों को अपने विषयों को पढ़ने के लिए किसी विदेशी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। मुझे यकीन है कि इन सब भाषाओं को सीखना भारी या कष्टदायक कार्य नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण सुखदायी कार्य है। किसी एक भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान अन्य भाषाओं के ज्ञान को सरल और सुगम बनाता है। यदि देखा जाए कि तो हिंदी, गुजराती और संस्कृत को एक भाषा की तरह माना जा सकता है। यद्यपि फारसी आर्यों की भाषा मानी जाती है और अरबी यहूदियों की। फारसी और अरबी भाषा का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों ही अपने विकास का श्रेय इस्लाम के उदय को देते हैं। उर्दू को मैं किसी विशिष्ट भाषा में नहीं गिनता, क्योंकि इसने हिंदी व्याकरण को अपनाया है और इसकी शब्दावली मुख्यतः फारसी और उर्दू है। जबकि कोई व्यक्ति उर्दू सीखता है तब उसे फारसी और अरबी सीखने पड़ेगी, और जो अच्छी गुजराती, हिंदी, बंगाली और या मराठी सीखेगा उसे संस्कृत सीखनी पड़ेगी। सूची 6 को देखेंगे। एक शोषक पूर्ण घटना। इस हाई स्कूल में अलग अलग समय में मेरे कई दोस्त बने, जिसमें दो को मैं अपना काफ़ी आत्मीय दोस्त कह सकता हूँ। इनमें से एक दोस्त काफ़ी समय तक नहीं रह सकी। यद्यपि मैंने अपने दोस्त को कभी नहीं त्यागा, उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरी दोस्ती किसी और के साथ हो गई थी। इस बात की दोस्ती को मैं अपने जीवन की सुखपूर्ण घटना मानता हूँ। यह काफ़ी समय तक चली। मैंने इसे एक सुधारक की भावना की तरह चलाया। यह साथी वास्तव में मेरे बड़े भाई का मित्र था। वे एक ही कक्षा में थे। मुझे उसकी कमजोरियाँ पता थी, लेकिन मैं उसे एक विश्वसनीय मित्र समझता था। मेरी माँ, मेरे सबसे बड़े भाई और मेरी पत्नी ने मुझे चेतावनी भी दी थी। मैं गलत संगत में हूँ। मैंने अपने घमंड में अपनी पत्नी की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी माँ और सबसे बड़े भाई की राय के विरुद्ध
जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर भी मैंने उनसे यह कहते हुए याचना की, मैं उसकी कमजोरियां जानता हूँ जिन्हें जिन्हें आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छाओं को आप नहीं जानते। वह मुझे बहका या गलत रास्ते में नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरा उसके साथ रहने का मुख्य उद्देश्य उसे सुधारना है। मुझे पक्का यकीन है कि यदि वह अपने तरीकों को सुधार लेता है तो वह एक अद्भुत मनुष्य बनेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी तरफ से ज़्यादा चिंतित ना हो। मुझे नहीं लगता कि मेरी इन बातों ने उन्हें संतुष्ट किया। उन्हें इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार किया और मुझे अपने इच्छा अनुसार चलने की अनुमति दी। मैंने बाद में देखा कि मेरा आकलन गलत था। एक सुधारक ऐसे व्यक्ति के साथ ज़्यादा निकटता नहीं रख सकता जिसे वह सुधारना चाहता हो। अच्छी मित्रता एक प्रकार से आत्माओं की एकात्मकता है, जिसका मिलना इस दुनिया में बहुत कम संभव है। केवल एक सी प्रकृति वालों के बीच की मित्रता योग्य और बने रहने वाली होती है। मित्र एक दूसरे पर प्रतिक्रिया देते हैं, इसीलिए मित्रता में सुधार की बहुत कम संभावनाएं होती हैं। मेरा यह विचार है कि ऐसे व्यक्ति के साथ सभी प्रकार के विशिष्ट आत्मीयता से परहेज रखना चाहिए, जो गुण की अपेक्षा दोष को जल्दी अपनाने को हमेशा तैयार रहता है, और वह जिसकी ईश्वर के साथ मित्रता है, उसे अकेले रहना चाहिए या पूरे संसार को एक अपना मित्र बनाना चाहिए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे घनिष्ठ मित्र बनाने के प्रयास असफल सिद्ध हुए। राजकोट में उस समय सुधार की लहर बह रही थी जब मैं पहली बार इस दोस्त के संपर्क में आया। उसने मुझे बताया कि हमारे अधिकांश शिक्षक चुपके मांस और शराब का सेवन करते हैं। उसने बहुत से राजकोट के नामी लोगों के नामों को गिनाया जो एक तरह के समाज के अभिन्न अंग थे। उनमें से मुझे बताया गया कि इसमें कुछ हाई स्कूल के लड़के भी हैं। मैं अचंभित और साथ ही साथ दुखी भी हुआ। मैंने अपने दोस्त से इसका कारण पूछा तो उसने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया, हम कमज़ोर लोग हैं क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं क्योंकि वे मांसाहारी हैं। तुम जानते हो मैं कितना कठोर हूँ और अच्छा धावक भी हूँ। यह इसीलिए कि मैं मांसाहारी हूँ। मांसाहारियों को फोड़े या ट्यूमर नहीं होते, और यदि वे कभी होते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। हमारे अध्यापक और अन्य विशिष्ट जन को जो मांस खाते हैं वे मूर्ख नहीं हैं, वे इसके गुणों को जानते हैं। तुम भी इसी तरह करो, कोशिश करो, करने में कोई हानि नहीं है। करो और देखो यह कैसी शक्ति देता है। ये सब मांस खाने के बारे में दी गई दलीलें एक ही बैठक में पुख्ता नहीं होती हैं। वे लंबे और विस्तृत तर्क के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे मेरा दोस्त मुझे समय समय पर प्रभावित करने की कोशिश करता। मेरा बड़ा भाई पहले ही इसके गिरफ्त में आ चुका था, इसीलिए वह भी मेरे दोस्त के तर्कों का समर्थन करता। मैं निश्चित रूप से अपने भाई और अधिक इस दोस्त से कमज़ोर लग रहा था। वे दोनों बलिष्ठ थे, शारीरिक रूप से मजबूत और अधिक साहसी। इस दोस्त के कारनामों ने मुझ पर जादू कर दिया। वह लंबी दूरियों तक असाधारण रूप से तेज दौड़ सकता था। वह ऊंची और लंबी कूद में माहिर था। वह शारीरिक दंड के किसी भी भार को सहन कर सकता था, जिसका प्रदर्शन वह अक्सर मेरे सामने करता रहता। जब कोई व्यक्ति दूसरे के इस प्रकार के गुणों को देखता है तब वह हमेशा चकाचौंध रहता है। मैं भी इस दोस्त के कारनामे से चकाचौंध था। इसके बाद इसके जैसा बनने की प्रबल इच्छा मुझमें जागृत हुई। मैं मुश्किल से कूद और दौड़ सकता था। मैं क्यों नहीं इसकी तरह भी मजबूत हो सकता हूँ। इसके अलावा मैं कायर हूँ। मुझे चोरों, भूतों और नागों से भय लगता था। मैं रात में दरवाजे से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अंधेरा मेरे लिए भयावह डर था। मेरे लिए रात के अंधेरे में सोना मुश्किल था,
क्योंकि तब मैं कल्पना करता था कि एक स्थान से भूत आ गए कल्पना करता था कि एक स्थान से भूत आ रहा है, दूसरी जगह से चोर और तीसरी रास्ते से नाग आ रहे हैं। इसीलिए मैं रात में कमरे में बगैर रोशनी के सो नहीं सकता था। अपने इस डर को और पत्नी से कैसे कहता। वह कोई बच्ची नहीं थी, बल्कि जवानी की दहलीज पर थी और मेरे साथ सो रही थी। मैं जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा साहस उसमें है। मुझे अपने पर बहुत शर्म आती थी। उसे नागों और भूतों का कोई डर नहीं था। अंधेरे में भी वह बाहर जा सकती थी। मेरा दोस्त मेरी इन कमजोरियों को जानता था। वह मुझसे कहता कि वह जिंदा सांपों नागों को अपने हाथों में पकड़ सकता है और चोरों को भगा सकता है और भूतों पर विश्वास नहीं करता। यह सब बेशक मांस खाने की वजह से है। इस प्रकार के स्कूली बच्चों के बीच शायर कवि नारमद का एक बेहुदा पद्य प्रचलित में था। ताकतवर अंग्रेज को देखो, वह छोटे भारतीयों पर शासन करता है, क्योंकि मांसाहारी होने की वजह से वह 5 हाथ लंबा था। इन सब का मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैं हार गया था। यह मुझ पर असर करने लगा कि मांस खाना अच्छा था। इससे मैं मजबूत और साहसी बनूंगा और यदि पूरे देश मांस खाएगा तो अंग्रेजों को दबाया जा सकता है। इस प्रयोग की शुरुआत के लिए एक दिन निश्चित किया गया। यह गोपनीय ढंग से किया गया। गांधी वैष्णव थे। वे नियमित रूप से हवेली जाते। परिवार का अपना मंदिर था। जैनवाद गुजरात में मजबूत है और इसका प्रभाव सभी अवसरों में हर जगह दिखता है। गुजरात में जैनियों और वैष्णवों में मांस भक्षण के प्रति जिस प्रकार का विरोध और घृणा थी, वैसे भारत में या बाहर कहीं और नहीं देखी जा सकती थी। यह ऐसी परंपरा थी जिसमें मैं जन्मा और पला और मैं पूरी तरह से अपने माता पिता के प्रति समर्पित था। मैं अपना जानता था कि जिस क्षण उन्हें मेरे मांस खाने का पता चलेगा तो वे इस सदमे से मर भी सकते हैं। इसके अलावा सत्य के प्रति मेरे प्यार ने मुझे अतिरिक्त सतर्क बना दिया। मैं यह नहीं कह सकता कि तब मैं यह नहीं समझता था कि मांस खाने की शुरुआत करना अपने माता पिता को धोखा देना था, लेकिन मेरा दिमाग सुधार की ओर मुड़ चुका था। प्रश्न अपनी जिह्वा को खुश करने का नहीं था। मुझे पता नहीं था कि यह विशेष रूप से स्वाद के लिए जाना जाता है। मैं शक्तिशाली और निडर बनना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि मेरे देश के लोग मजबूत और साहसी बने ताकि हम अंग्रेजों को हरा और भारत को आज़ाद कर सकें। मैंने स्वराज शब्द को अभी तक नहीं सुना था, लेकिन मैं आज़ादी का मतलब जानता था। सुधार के उन्माद ने मुझे अंधा बना दिया था। मैंने खुद को इस बात के लिए राजी किया कि इसे गोपनीय रखने का अर्थ माता पिता से इस कृत्य को छुपाना या सच्चाई से हटाना नहीं था। सूची 7। एक शोकपूर्ण घटना 2। वह दिन आ गया। मेरी स्थिति का वर्णन करना पूरी तरह से मुश्किल है। एक तरफ वह सुधार के लिए उत्साह और जीवन में एक महत्वपूर्ण नवीन मार्ग का पदार्पण, दूसरी तरफ इस चीज़ को करने के लिए चोर की तरह छिपना। मैं कह नहीं सकता कि दोनों में से किसने मुझे अधिक प्रभावित किया। हम नदी के किनारे एकांत स्थान की खोज में गए और वहाँ मैंने देखा, अपनी ज़िंदगी में पहली बार मांस देखा। वहाँ बेकर की रोटी भी थी। मुझे दोनों चीज़ें अच्छी नहीं लगी। बकरी का मांस चमड़े की तरह सख्त था। मैं उसे खा नहीं सका। मेरी तबीयत खराब हो रही थी। मैं खाना छोड़कर वापस आ गया। उसके बाद मेरी रात बहुत खराब रही। एक भयानक दुख स्वप्न मुझे परेशान कर दिया। हर समय मेरी नींद उड़ जाती थी। ऐसा लगता था कि मेरे भीतर एक जीवित बकरी मिमिया रही है।
और मैं पश्चाताप से भरा था, लेकिन तब मैं अपने को बार बार याद दिलाता कि मांस खाना एक कर्तव्य है और अधिक खुश रहो। मेरा दोस्त मेरा आदमी नहीं था जो इतनी जल्दी हार मान जाता। वह अब मांस के साथ तरह तरह के स्वाद युक्त खाना बनाता और उसे सफाई से परोसता। अब भोजन के लिए नदी के एकांत स्थान को नहीं बल्कि राजकीय गृह के डाइनिंग हॉल को चुना गया, जहाँ मेजें और कुर्सियाँ थीं। वहाँ मेरे दोस्त ने चीफ कुक के साथ खाने की व्यवस्था की। इस व्यवस्था का मुझ पर असर पड़ा। मेरी रोटी के लिए नापसंदगी समाप्त हुई, बकरियों के प्रति मेरी करुणा समाप्त हुई और मांसाहारी थालियों को स्वाद से खाने लगा। मांस अपने आप में इतना स्वादिष्ट नहीं लगता था। यह लगभग 1 वर्ष चला, लेकिन आधा दर्जन मांसाहारी भोजन का एक ही आनंद लिया, क्योंकि राजकीय गृह हर दिन उपलब्ध नहीं रहता था। लगातार स्वादिष्ट महंगे मांस के व्यंजन बनाने में परेशानी आनी ही थी। मेरे पास इस सुधार के लिए धन नहीं था, इसलिए मेरा दोस्त हमेशा अन्य साधन ढूंढता रहता था। मुझे पता नहीं था कि वह कहाँ से इन सब का इंतजाम करता था। इसके उसने किया क्योंकि वह मुझे मांसाहारी बना देना चाहता था, लेकिन अभी भी उसके साधन बहुत सीमित थे और इस प्रकार की दावत बहुत कम और लंबे समय के अंतराल पर होती थी। जब कभी उसे अवसर मिलता इस तरह की दावतों का ऐसे में घर में रात्रि भोज का होना प्रश्न से बाहर होता था। मेरी माँ स्वाभाविक रूप से मुझे अपना खाना खाने के लिए कहती और फिर कारण जानना चाहती कि मैं क्यों खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं उनसे कहता, आज मुझे भूख नहीं लगी है, मेरी पाचन क्रिया में कुछ गड़बड़ी है। इन बहानों को मैं अपराध बोध के साथ तैयार करता। मुझे पता था कि मैं झूठ बोल रहा था और अपनी माँ से झूठ बोल रहा था। मैं यह भी जानता था कि यदि मेरी माँ और पिताजी इस बात को जान जाएं कि मैं मांसाहारी था या बन गया हूँ, उन्हें इसका आघात लगेगा। यह बात मेरे दिल में घर कर रही थी। इस प्रकार मैंने अपने आप से कहा, यद्यपि मांस खाना आवश्यक है, यह भी कि देश में भोजन में सुधार किया जाए। माता पिता से झूठ बोलना और धोखा देना मांस न खाने से भी बुरा है। उनके जीवन काल में इस प्रकार मेरा मांस खाने का प्रश्न एकदम बाहर था। जब वे नहीं रहेंगे और मुझे मेरी स्वतंत्रता मिलेगी, मैं खुले रूप में मांस खाऊंगा, लेकिन जब तक वह क्षण नहीं आ जाता तब तक मैं इससे बचूंगा। यह निर्णय मैंने अपने दोस्त को बताया। उसके बाद मैं कभी भी मांस खाने के लिए नहीं किया। मेरे माता पिता कभी नहीं जान सके कि उनके 2 बेटे मांसाहारी बन गए हैं। मैंने अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलने की इच्छा की पवित्रता की वजह से मांस खाना छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। मेरा उत्साह उसको सुधारने का मेरे लिए खतरनाक साबित हुआ। हर समय मैं पूरी तरह से इस तथ्य से बेखबर था, इस दोस्त ने मुझे अपनी पत्नी के प्रति विश्वासहीन बना दिया होता, लेकिन मैं बाल बच गया था। मेरा दोस्त एक बार मुझे वेश्या के पास ले गया। उसने मुझे आवश्यक निर्देशों के साथ भेजा। यह सब पहले से तैयार किया गया था। मैं पाप के गर्त में चला गया, लेकिन भगवान की अनंत कृपा से मैं उससे भी सुरक्षित रहा। मैं इस मांद में लगभग आधा अंधा और गूंगा हो गया था। मैं उस औरत के बिस्तर पर बगल में बैठ गया, लेकिन मैं बोलने में असमर्थ था। उसने धीरज खोए हुए गाली और अपमान के साथ मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। जब मेरे पौरुष पर चोट पहुंची और शर्म के मारे जमीन में डूबना चाहा, लेकिन मैंने भगवान का शुक्र मनाया कि उसने मुझे बचाया। मुझे अपने जीवन की इस तरह की 4 घटनाएं याद आ रही हैं और यह मेरा सौभाग्य था कि इन सभी अवसरों पर मैं बिना किसी विशेष प्रयास के बच गया था। इन सभी घटनाओं को नैतिक पतन की तरह
समझा जा सकता है। कामुक इच्छाएं तो इसमें थी ही और इसका विचार मात्र ही एक तरह से यह करने जैसा था। लेकिन सामान्य तौर पर एक आदमी जो शारीरिक रूप से इस पाप को नहीं करता है उसे बचा हुआ समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से मैं बच गया था। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें बचना एक प्रकार के ईश्वर की कृपा दृष्टि की तरह माना जाता है। क्योंकि समय रहते इस व्यक्ति की चेतना सही निर्णय लेती है और इसका श्रेय ईश्वर की कृपा पर जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य अक्सर इस प्रकार के प्रलोभनों का शिकार हो जाता है, चाहे वह इन सबसे कितना ही बचने का प्रयास क्यों न करे। हम यह भी जानते हैं कि ऐसे मामलों में दैवी शक्ति उसे इन परिस्थितियों से बचाती है। यह सब कैसे होता है? मनुष्य कितना आज़ाद है और कितना परिस्थितियों का शिकार, कितना उसकी इच्छा शक्ति कार्य करती है और कब भाग्य उसमें दखल देता है, यह सब एक रहस्य है और सब रहस्य ही रहेगा। लेकिन इन कहानियों को जारी रखने के लिए इतना सब कुछ भी मेरे मित्र के साथ दोस्ती और इसके साथ जुड़ी दुश्चरिता भी मेरी आंखें नहीं खोल पाई। इस प्रकार इस तरह के कई बुरी घटनाएं और भी थी जब तक उनकी कमियों से अचानक ही मेरी आंखें नहीं खुली। उन्हें मैं समयानुसार बताता हूँ चलूँगा। फिर भी एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा क्योंकि यह उसी समय से जुड़ी हुई है। मेरा अपनी पत्नी के साथ मनमुटाव की एक वजह मेरे इस मित्र के साथ घनिष्ठता भी थी। मैं एक पत्नी को समर्पित होने के साथ ही एक ईर्ष्यालु पति भी था और मेरा यह मित्र मुझे अपनी पत्नी के प्रति संदेह की हवा देता रहता था। मेरा उस मित्र पर अगाध विश्वास था और मैंने स्वयं को उसके लिए कभी भी माफ़ नहीं किया। अपनी पत्नी के प्रति इस तरह के संदेहात्मक व्यवहार के लिए और इस तरह अपनी पत्नी को पीड़ा देने के लिए शायद केवल एक हिंदू पत्नी ही इस तरह की यातना को सहन कर सकती है। एक नौकर गलत संदेह करने का मालिक का त्याग कर सकता है। एक पुत्र भी इस प्रकार के मामले पर पिता की छत्रछाया को त्याग सकता है। एक मित्र अपनी मित्रता समाप्त कर सकता है। एक पत्नी यदि अपने पति के संदेह करती है तब भी चुप रहती है। यदि पति उस पर संदेह करता है तब वह बर्बाद हो जाती है। आखिर वह कहाँ जाए? एक हिंदू पत्नी कानून से तलाक नहीं मांगेगी। कानून के पास इसका उपाय नहीं है और मैं अपनी पत्नी को इन दुर्दिनियों को और धकेलने के लिए कभी अपने को माफ नहीं कर सकता। जब मैंने अहिंसा के सब स्वरूपों को जाना तब ही इन सब संदेहों को जड़ से उखाड़ पाया। मैंने ब्रह्मचर्य की महिमा को देखा और समझा कि पत्नी पति की गुलाम या दासी नहीं है, बल्कि उसकी सहचरी और सहायिका और उसके सभी सुखियों और मुश्किलों की बराबर की साथी हैं और अपने पति की तरह अपना मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र है। जब कभी भी मैं उन संदेहों और शक से भरे दिनों के बारे में सोचता हूँ तब मैं अपने गलतियों के प्रति घृणा और अपनी कामुकता क्रूरता के प्रति वितृष्णा से भर जाता हूँ और फिर अपने मित्र के प्रति अपनी अंधभक्ति के लिए स्वयं को कोसता हूँ। दोस्तों इस पार्ट में, दूसरे पार्ट में ये है कि 7 सूचियाँ बता दी गई हैं। अब तीसरे पार्ट में 7 सूचियाँ बताई जाएगी 8 से लेकर 14 तक। इस वीडियो में इतना ही।